हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आज हम 10th क्लास के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है लाइट। अब हमें लाइट का रिवीजन करना है फटाफट से पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको लाइट का पूरा चैप्टर मिलेगा, उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लाइट के चैप्टर में वो सारे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। मतलब लाइट क्या है? जिससे हमें दिखाई देता है। अब लाइट जैसे 3 मटेरियल होते हैं, हमने पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये 3 टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके अंदर से लाइट पास कर सके पूरी तरह से, ठीक है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसके अंदर से पार्शली लाइट पास करती है, मतलब कि आधी पास करती है, आधी पास नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद ओपेक आता है। ओपेक के अंदर क्या होता है कि लाइट कंप्लीटली पास नहीं कर सकती उसके अंदर से। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब रिफ्लेक्शन के ऊपर आएंगे। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो बाकी के टॉपिक है वो नहीं पढ़ेंगे, लाइट के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्मूथ और प्लेन सरफेस, ठीक है। उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई क्या होता है? एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा, जैसे ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, यहीं से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये बीच में नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, यानी ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितनी वैल्यू, मान लो अगर एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल आर की वैल्यू भी कितनी होगी? 30 डिग्री ही होगी, ठीक है। अब ये तो है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है। वो हमें दिखाई भी दे रहा है। जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास होते हैं 2 टाइप ऑफ मिरर। उससे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। अब प्लेन मिरर के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है प्लेन मिरर से। उसमें पूछता है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका नेचर कैसा होता है। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सेम डिस्टेंस, यानी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगी? हमारी इमेज होगी। और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी ही हमारी इमेज का साइज होगा। और मेन प्रॉपर्टी क्या है उसका? लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इसे हम और क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। यानी राइट का तो हमें क्या दिखेगा उसमें? लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या दिखेगा? राइट। ये होता है ना प्लेन मिरर के केस में कि अगर मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा तो मेरे को मिरर में कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। जो हम डेली यूज़ करते हैं जिस मिरर को सुबह सुबह देखने के लिए, ठीक है, कॉम्ब करने के लिए हेयर, वो हमारा कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। उसके अंदर क्या होता है? सेम साइज मिलती है हमें इमेज की और सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है। और क्या होता है उसके अंदर? लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का क्या दिखाई देता है? हमें राइट दिखाई देता है। अब इसके बाद हम आते हैं 2 टाइप्स ऑफ मिरर के ऊपर। एक होता है कनकेव मिरर, एक दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अब देखो कनकेव मिरर कैसे बनाते हैं। कनकेव मिरर हम बनाते हैं ऐसे, ये हमारा होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये होते हैं 2 टाइप ऑफ मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, ये होता है कन्वेक्स मिरर। अब इनके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन में पहले देखते हैं हम
कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? एक और कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। जो कनकेव मिरर है वो लाइट को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है। ये देखो इसका क्या है? पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसे पोल बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच में, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमेशा याद रखना कि जितनी ये फोकल लेंथ होता है उतना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। और हम क्या लिख सकते हैं इसे कि 2r इज इक्वल टू f। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि हमारी जो 2f इज इक्वल टू r ये होता है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? हमेशा डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये इक्वेशन होती है कि r इज इक्वल टू 2f। ये हमेशा होता है कि ये जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ के डबल के बराबर होगा। अब इसके अंदर देखो इमेज कैसे फॉर्म होती है। हमें पता है पहला केस क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस के ऊपर बनेगी। ये याद रखना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा फोकस के ऊपर बनेगी। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो इमेज हमारी बनेगी फोकस के ऊपर। ऐसे ही फटाफट हम सारे इसके जो केस हैं इमेज फॉर्मेशन के वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले केस में क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। और जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, जस्ट पीछे इसके इधर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? हमेशा याद करना, जैसे जैसे इमेज मिरर की ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, जो हमारी इमेज होगी ना वो मिरर से दूर जाना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, ये इमेज हमारी मिरर से दूर जाना स्टार्ट कर देगी। जैसे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बन रही थी फोकस के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, इमेज हमारी बनेगी बिटवीन C एंड F, ठीक है। हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन C एंड F। अब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा? अब ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन C एंड F। और जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F आएगा ना तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड C, यानी C के पीछे बनेगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना बिटवीन C एंड F तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड C, ठीक है। जैसे जैसे देखो अब ऑब्जेक्ट पहले इधर था, अब जब से C के ऊपर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज यहीं बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही। और ये इमेज की प्रॉपर्टी कैसे होगी? सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। ये एक ही केस ऐसा है जिसके अंदर सेम साइज की इमेज बनती है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज किसका होता है? इमेज का, ठीक है। अब जैसे इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऑब्जेक्ट आया C और F के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी? हमारी बियॉन्ड C बनेगी। देखो पहले कहाँ थी? फोकस के ऊपर थी। फोकस से कहाँ आई? रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, रेडियस या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ गई? अब बियॉन्ड C के पीछे चली गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे जाना स्टार्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट जब हमारा फोकस के ऊपर होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर आएगा तो इमेज हमारी कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। ये उल्टा है उस केस का, पहले वाले केस का। पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस के ऊपर, और इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो हर बार एग्जाम में आता है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये एक ही केस है। एक दूसरा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है। और एक केस ये है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज बनेगी, ठीक है। और कैसे बनेगी? एक रे तो हम ये ले लेते हैं फोकस से पास, और ये एक ले लेंगे पोल वाली, और दोनों को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद देखो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये एक ही केस ऐसा है कनकेव मिरर के केस में जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और एनलार्ज्ड बनती है, यानी ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी इमेज बनती है। ये एक ही केस ऐसा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है ये, जिसके अंदर
क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और एनलार्ज्ड बनती है, यानी हमारे ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी इमेज हमें मिलती है। ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कि कन्वर्जिंग मिरर है और उसमें इरेक्ट इमेज बन रही है, तो बताओ हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ठीक है। और कई बार क्या करेगा, जैसे फोकल लेंथ दे देगा हमें, फोकल लेंथ दे दी मान लो 40 सेंटीमीटर। अब वो पूछेगा कि कन्वर्जिंग मिरर है, ये इरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। हमें पता है कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग मिरर है, उसके अंदर इरेक्ट इमेज बन रही है, तो और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो बताओ रेंज क्या होगी कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। तो हमें क्या बताना होगा कि बिटवीन, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, मोर देन ज़ीरो बट लेस देन 40, यानी 40 सेंटीमीटर से तो कम होना चाहिए लेकिन 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये होगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी 0 से तो ज़्यादा लेकिन 40 से कम। अगर हम फोकस पे रख देंगे तो हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनकेव मिरर के केस में। अब देखो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है, कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और उसे हम दूसरा नाम क्या है उसका, डाइवर्जिंग मिरर। उससे क्वेश्चन नहीं आता इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो पढ़ना वो इतना ज़रूरी नहीं है, बस याद रखना कि कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और छोटी साइज़ की इमेज बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से छोटे साइज़ की इमेज बनती है। अब इनके यूज़ पढ़ लेते हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के। देखो कनकेव मिरर का यूज़ होता है एक तो सर्च लाइट में, कनकेव मिरर के यूज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। कनकेव मिरर के यूज़ कहाँ होते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ होता है एक तो सर्च लाइट में, ठीक है, टॉर्च में, और ये होगा शेविंग मिरर की तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। और इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर को डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मिरर बताओ कौन सा है। अगर किसी डेंटिस्ट, मान लो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करेगा अगर उसको हमारे दांत देखने हैं, तो कैविटी देखनी है, तो कौन सा मिरर यूज़ करेगा डेंटिस्ट, तो हमें बताना कौन सा यूज़ करेगा, कनकेव मिरर यूज़ करेगा। कई बार पूछ लेता है कि सर्च लाइट लगी हुई है, उसमें बताओ कौन सा मिरर है, तो हमें पता है कौन सा होता है, कनकेव मिरर। और कई बार पूछ लेता कि सेविंग मिरर है, बताओ कौन सा मिरर है, तो हम क्या बताएंगे उसे, कनकेव मिरर है। एक अब आते हैं कन्वेक्स मिरर के यूज़ के ऊपर। कन्वेक्स मिरर का एक इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, रियर व्यू मिरर के तौर पे उसको यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स के अंदर। और व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर होता है, याद रखना, हेडलाइट के अंदर मिरर कौन सा होता है, हेडलाइट के अंदर कनकेव मिरर होता है। जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती है ना, उसके अंदर कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर कनकेव मिरर होता है, लेकिन व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, जो साइड में लगे रहते हैं, उनके अंदर कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों यूज़ करते हैं हम कन्वेक्स मिरर वहाँ, कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ करते हैं कि उसकी क्या होती है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होती है, यानी हमें इमेज उसके अंदर छोटी बनती है ना, और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी दिखाई देगी इमेज, और छोटी इमेज बनती है, यानी छोटे से एरिया में हमें बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर लेगा वो मिरर, ठीक है, ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर लेगा, और छोटे ही साइज़ में ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर लेगा, तो हमें ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा आसानी से, ठीक है। और उसके अंदर कैसी बनती है इमेज, इरेक्ट इमेज बनती है, यानी सीधी इमेज बनती है। इसलिए हम रियर व्यू मिरर के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है अब टॉपिक, अब आ रहे हैं हम किसके ऊपर, मिरर फॉर्मूला, जिससे एक न्यूमेरिकल 100% आता है, मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो सबको पता है। इसमें इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। जिसने साइन कन्वेंशन अच्छे से पुट कर दिया ना, उसका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। इसके अंदर देखो साइन कन्वेंशन कैसे पुट करना है, जब मिरर देखना पड़ेगा पहले तो हमें कि कौन सा मिरर है। क्वेश्चन में कई बार तो डायरेक्ट देते हैं मिरर कि कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर। कई बार क्या करते हैं, वो घुमा के पूछते हैं कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो मिरर फॉर्मूला मैंने लिख दिया। वी क्या होता है इसके अंदर, वी होता है इमेज डिस्टेंस, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या होती है फोकल लेंथ, जो भी मिरर हमें दे रखा है उसकी,
ठीक है। अब जैसे मान लो हम देखते हैं साइन कन्वेंशन का केस। साइन कन्वेंशन सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर के अंदर। कनकेव मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन देखते हैं। अब देखो कैसे लेना है, हमने सबने ग्राफ पढ़ा हो, पहले एक केस देख लेते हैं इसका। एक केस देखेंगे कनकेव मिरर का, कौन सा, इन्फिनिटी वाला। एक केस से ही सारी चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है। एक केस देखेंगे कौन सा, इन्फिनिटी वाला। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर, इमेज हमें पता है कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। अब देख लो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है। इसमें v की वैल्यू, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज जहां बन रही है। अब हमने सबने ग्राफ पढ़ा होगा ना, ग्राफ देखो ऐसे होता है ना, प्लस एक्स इधर, माइनस एक्स इधर, प्लस वाई इधर, माइनस का वाई, यानी ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक बीच में 0। ये डिस्टेंस कितना होता है, माइनस, ये डिस्टेंस होता है प्लस में, ये वाली हाइट क्या होगी, प्लस में, और ये वाली क्या होगी, माइनस में। अब बीच में जो एक्सिस है, इस पर मान लो हमारा क्या लगा हुआ है, कनकेव मिरर लगा हुआ है, ये वाला केस, ठीक है। अब इसमें देखो v की वैल्यू कैसे लेंगे, v की वैल्यू कैसे लेंगे, जहां हमारी इमेज बन रही है वो डिस्टेंस। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस के ऊपर बन रही है ना इमेज। अब फोकस के ऊपर इमेज बन रही है, यानी डिस्टेंस कहाँ है, इस साइड है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है तो क्या होगा, v की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड है डिस्टेंस, इसलिए हम v की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब हम देखते हैं हमारा u क्या आएगा। u की वैल्यू मान लो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो हम मिरर ले या फिर लेंस ले, ये बात याद रखना, चाहे मिरर ले चाहे लेंस ले, ऑब्जेक्ट हमेशा, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि हम देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड रखते हैं, इसी साइड रखेंगे ना ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कहाँ रखेंगे, माइनस एक्स एक्सिस के साइड रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, इसलिए हमारे u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो कनकेव मिरर केस में u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। अब फोकल लेंथ देख लेते हैं, फोकल लेंथ क्या आएगी। देखो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, यही होता है ना। लेकिन हम फोकल लेंथ कहाँ लेंगे, जिस साइड इमेज बन रही होगी ना, ध्यान देना, जिस साइड इमेज बन रही है वो वाला डिस्टेंस हम क्या लेंगे, उसकी फोकल लेंथ लेंगे, ठीक है। जिस साइड इमेज बन रही होगी, यानी इमेज बन रही इस साइड, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव, तो इसमें फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो कनकेव मिरर के केस में तीनों ही चीज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, याद रखना, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में तीनों ही चीज हमारी क्या होंगी, नेगेटिव। u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और f भी नेगेटिव होगा। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में। देखो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में हम उसे बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर, यानी लाइट को क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है। कन्वेक्स मिरर लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ऐसे होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यानी लाइट इसके ऊपर आएगी और ऐसे चली जाएगी, आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर है। ये केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसकी जहाँ इमेज बनेगी ना, उसी पॉइंट को हम इधर क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और जब मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। तो अब देखो इसके हिसाब से हम साइन कन्वेंशन निकालेंगे कन्वेक्स मिरर का। u की वैल्यू देखो मैंने बताया था, चाहे कोई सा भी मिरर ले लो चाहे लेंस ले लो, u की वैल्यू हमेशा क्या लेनी, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रहेगा। तो u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। उसके बाद v की वैल्यू, इमेज कहाँ बन रही है, इस साइड बन रही है। ग्राफ हमेशा याद रखना, ग्राफ हमेशा याद रखना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये वाला माइनस है। देखो ये वाली साइड प्लस में है ना, ये वाली साइड प्लस में है, तो क्या आएगा, फोकल लेंथ आ रही, फोकल लेंथ के ऊपर इमेज बन रही है फोकस के ऊपर, तो क्या आएगी हमारे v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। मैंने पहले कहा था जिस साइड इमेज बन रही हो ना, वहां देखेंगे हम कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस साइड इमेज बन रही है तो फोकल लेंथ ये होगी, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, हम पॉजिटिव में लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन इसके केस में, ठीक है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी कन्वेक्स मिरर के केस में, v की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, u की वैल्यू नेगेटिव होगी। कनकेव मिरर के केस में
यू की वैल्यू नेगेटिव, वी की भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि कनकेव मिरर के केस में सारी चीज़ें क्या लेनी, नेगेटिव लेनी है, और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला कंप्लीट। अब आते हैं हम किसके ऊपर, अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन के ऊपर कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन तो क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन किसके अंदर होता है, मिरर के अंदर होता है। रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज के अंदर। ठीक है, रिफ्रैक्शन किसके अंदर होता है, लेंसेज के अंदर। और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला तो क्या होता है, सेम होता है वही कि इंसिडेंट रे, जैसे ये एक सरफेस है, अब लाइट आ रही है यहां से, रिफ्रैक्ट हो गई, ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये हो गई हमारी नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक तो हो गया ये ला। ठीक है, पहला तो हो गया ये ला जो सेम उसमें था, इसमें खाली क्या जो सेम उसमें था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, सेकंड वाला ला इसमें भी वही है, बस क्या डिफरेंस है, वहां क्या थी रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ क्या है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब इसमें एक ला कौन सा है, दूसरे वाला, इसमें है साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इस कांस्टेंट को। ठीक है, इसका सेकंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू में कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं हम ये लाइट चैप्टर। ठीक है, ये मत सोचना कि ये मतलब कि हम डीपली क्यों नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सिर्फ हमारे पेपर में पूछी जाती है हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करके पढ़ रहे हैं, हम फालतू की बातों को नहीं पढ़ रहे। अब देखो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह ये एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो म्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, सी बाय वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, और ये कितनी होती है, हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा इतनी ही रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमसे पूछ ले पेपर में कई बार क्या पूछता है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 व्हेन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 इज v2। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, उसमें हमें पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसके अंदर हमें वेलोसिटी दे रखी है लाइट की, क्या एक की दे रखी है मीडियम 1 की v1, मीडियम 2 की दे रखी है v2। ठीक है, अब देखो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला क्या है, c बाय v है। अब हमें लिखना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले, क्या आएगा c डिवाइड बाय v1। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का लिखते हैं c बाय v2। ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे, अब हम देखो सबसे पहले ऊपर क्या रखेंगे, u1 ये रखेंगे ऊपर, तो क्या आएगा c डिवाइड बाय v1, नीचे u2 तो c डिवाइड बाय v2, और कितना आएगा देखो c v1, इसको सोल्व करेंगे तो ये c नीचे रहेगा एज इट इज इनटू ये v2 ऊपर चले जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा v2 डिवाइड बाय v1, v2 डिवाइड बाय v1। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये उसका फॉर्मूला है v2 बाय v1। अब पेपर में जरूरी थोड़ी यही पूछे, पेपर में इसका उल्टा भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा पेपर में, ये भी पूछ सकता है हमें
फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज v2। तो कैसे करेंगे, देखो हमें एक का तो पता लग गया ना कि इसका क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या है, v2 डिवाइड बाय v1। तो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या आएगा, v1 डिवाइड बाय v2। तो ये दोनों फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता ही लग गया कि कैसे आया ये। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। अब तुमसे पूछ ले कोई कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट क्यों नहीं होती, ये हमें प्रूव करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट क्यों नहीं होती। अब देखो क्यों नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/v, यही होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब देखो इसमें ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, लेकिन ये वो एयर में, ये किस में, मीडियम में, इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, क्या बचा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। अब हम आते हैं किसके ऊपर, दोबारा एक बार रिफ्रैक्शन के ऊपर आते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जाए तो क्या होता है। अब देखो रेयर डेंसर मीडियम का कैसे पता लगता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया मिलेगा हमें कि इनमें से रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है, कई बार ये भी पूछ लेता है एक नंबर में, ठीक है, कि रेयर कौन सा है, डेंसर कौन सा है। अब देखो क्या होगा, अब हमसे मान लो कह दे कि ये एक लाइट यहां से पास होनी है इस मीडियम से, बाहर मीडियम किसका है, एयर का, अंदर क्या है, दूसरा मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जब लाइट निकल रही हो तो लाइट का क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट का क्या होगा, हमें ये देखना है, ठीक है। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब लाइट का क्या होगा। नीचे वाला हमारा है डेंसर मीडियम, ऊपर वाला है रेयर। अब एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। अब देखो हमें पता है, याद रखना है हमेशा ये डायग्राम कैसे बनाने हैं हमें। ये जो लाइट है ना, सबसे पहले इसको आगे एक्सटेंड करेंगे डॉटेड फॉर्म में, कर दिया एक्सटेंड, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो लाइट ऐसे ही जाएगी सीधे। अब हमें पता है रिफ्रैक्शन होगी क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग है, एक रेयर है एक डेंसर है, ठीक है। जब लाइट रे रेयर मीडियम से, ध्यान से सुनना, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, उसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे याद रखना कि रेयर का मतलब होता है हल्का और डेंसर का मतलब क्या होता है, भारी। तो जब भी लाइट हल्के से भारी में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज का मतलब है कम हो जाएगी, उसकी लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी। और वो कहाँ जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद वो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। वो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी डायग्राम कैसे बनाएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल की बात आए ना जब भी, तो इस लाइन से इधर हमें लाइन बनानी है रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। इस लाइन से इधर बनानी है तो इधर बना दी मैंने, ठीक है। ये क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये होगा रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी। तो याद रखना, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और वो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और जब लाइट रे, ये किसका डायग्राम हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ जाएगी। और जब लाइट रे कहाँ जाएगी, जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। जब लाइट रे, मान लो अब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है, और ये कौन सा मीडियम है, ये रेयर है। अब लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे सीधा, ठीक है। अब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी यानी भारी से हल्के में जाएगी तो क्या होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ लिख लेना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस लाइन से इधर बनानी है हमें रिफ्रैक्शन के बाद, ऐसे ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है एज इट इज, बस ये इंसिडेंट लाइट रे मिलेगी हमें और ऊपर दे देगा रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, कहेगा कंप्लीट करो डायग्राम को। ठीक है, तो डायग्राम को कंप्लीट हम ऐसे करेंगे, ऐसे बनाना डायग्राम। ये लाइट को पहले एक्सटेंड कर देंगे इधर इस लाइन को, उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा मीडियम है। रेयर से डेंसर होगा तो लाइट रे कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर होगा तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आते हैं हम कहाँ, हमारे लेंसेज के ऊपर। अब दो टाइप्स के लेंस होते हैं, कौन सा, एक तो कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। दो टाइप्स के लेंस होते हैं, एक तो कन्वेक्स, दूसरा कनकेव। देखो इमेज फॉर्मेशन सेम है, इमेज फॉर्मेशन जो कन्वेक्स मिरर है ना, जो कन्वेक्स लेंस है उसका सेम होता है कनकेव मिरर की तरह। ठीक है, जहाँ उसमें इमेज बनती है इसमें भी वही इमेज बनती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, कौन सा, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल और उसमें, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में, F1 के बीच में। जैसे ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, सॉरी, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये हमारी क्या होती है, 2F2। ठीक है, अब जैसे इसमें ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, हमारी फोकस के ऊपर। इसका नाम दूसरा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और कनकेव लेंस का नाम दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। याद रखना ये हमेशा इनका नाम। इमेज इसमें बनेगी कहाँ, फोकस के ऊपर। सेम देखो, सेम है इसमें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा इसमें भी क्या होगा, इमेज लेंस से दूर जाएगी। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। पहला केस तो सबको याद होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस के ऊपर बनती है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाना है, क्या होगा, इमेज अपने आप क्या होगी, पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। अब जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, हमें पता है इधर बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो इमेज देखो पीछे आ जाएगी कहाँ, इसके ऊपर। इसके अंदर कैसी इमेज बनती है, इसके अंदर बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आएगा, इमेज कहाँ चली जाएगी, हमारी इधर। देखो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज पीछे जा रही। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आते ही क्या होगा, हमारी इमेज वही सेम कनकेव मिरर वाला केस है ये कन्वेक्स लेंस में। इसमें भी क्या होगा, ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी। ठीक है, इसमें कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी इमेज, वहाँ उस साइड नहीं बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं, किसके अंदर, अब आते हैं लेंस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, ऐसे सेम जैसे कन्वेक्स मिरर की कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं आती, जैसे सेम इसमें क्या होता है, पेपर के अंदर, सीबीएसई के पेपर के अंदर कोई भी जो हमारा कनकेव लेंस है उसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, वैसे भी सिंपल है, उसके अंदर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं उसको। जैसे ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है ऐसे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ना तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस के ऊपर बनेगी। ये इसका फोकस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर, साइन कन्वेंशन के ऊपर, यानी कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। पहले पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, अब पढ़ते हैं क्या, लेंस फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसमें प्लस था ना मिरर फॉर्मूला में, इसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, हमारा फोकल लेंथ। तो साइन कन्वेंशन देखो किसके केस में, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस के केस में साइन कन्वेंशन क्या होता है। इसमें सेम कौन सा होना चाहिए, जो कनकेव मिरर के केस में होता था वही इसके केस में होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, वही पहले वाला केस हम रिवाइज कर लेते हैं इसका। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगी, हमें पता है, इसकी फोकस के ऊपर बनेगी इधर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर साइन कन्वेंशन, v की वैल्यू क्या लेंगे, v की वैल्यू, इमेज इधर बन रही, ये हम ग्राफ रिवाइज करेंगे। इधर प्लस का x, इधर माइनस का x, इधर प्लस का y, इधर माइनस का y।
ग्राफ के केस में ये वाली साइड कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये देखो इमेज इसी साइड बन रही है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब u की वैल्यू तो मैंने पहले बताया था, देखो लेंस के केस में भी u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है, माइनस एक्स एक्सिस की साइड है, तो माइनस नेगेटिव आएगी। ये तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, याद रखना u की वैल्यू तो हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव ही लेनी है। उसके बाद फोकल लेंथ बताया था, जिस साइड इमेज बन रही हो वो वाला डिस्टेंस, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का डिस्टेंस, ये देखो पॉजिटिव है तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव आएगी, यानी इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव, यू की वैल्यू नेगेटिव और एफ की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। किसके केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में। अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं कनकेव लेंस के ऊपर। देखो कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में भी रिवाइज कर लेते हैं। इसका पहला केस कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी के ऊपर है, ये क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, दूसरा डाइवर्जिंग लेंस। इसमें इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे दोनों को, कहाँ बनेगी इमेज, इधर बनेगी। तो देखो इसमें कौन, किसके केस में, कनकेव लेंस के केस में u और v की वैल्यू हम क्या लेंगे, देखो इसमें v की वैल्यू क्या लेंगे, इमेज बन रही है इधर, ये कौन सा ग्राफ को रिवाइज करेंगे, ये क्या है माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये क्या है माइनस का वाई। ये डिस्टेंस कौन सा है हमारा, नेगेटिव है, यानी ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। उसके बाद u तो क्या होगा, इसमें भी देखो इधर ही लेंगे, ऑब्जेक्ट तो इधर ही लेते हैं हमेशा माइनस एक्स एक्सिस के साइड, इसलिए u की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। अब आते हैं किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर। देखो फोकल लेंथ क्या होती है, जिस साइड इमेज बनेगी, मैंने पहले बताया था ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। तो देखो इस ये कहाँ है, नेगेटिव के साइड है ना, तो इस ये भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो देखो इसमें तीनों चीज़ क्या है हमारी, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ये किसके केस में है, कनकेव लेंस के केस में। कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, v पॉजिटिव, u नेगेटिव, f क्या होगा, पॉजिटिव। अब एक हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। वो हो किस किस के केस में, मिरर के केस में और लेंस के केस में। किसका फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर के केस में -v/u और h'/h, ये तो होता है मिरर के केस में। लेंस के केस में होता है v/u = h'/h, ये होता है लेंस के केस में। ठीक है, याद रखना है, बस किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। मिरर के केस में माइनस लेंगे, लेकिन लेंस के केस में हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके केस में, मिरर के केस में, ये किसके केस में है, लेंस के केस में। ठीक है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, याद रखना, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम इसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। लास्ट बच गया हमारा पावर ऑफ लेंस। अब देखो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यानी P = 1/f, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर, या फिर कौन सी यूनिट होती है, देखो फोकल लेंथ की क्या होती है, मीटर, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/m यानी मीटर इनवर्स। इसकी एक और यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मिली हुई हो और पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करने के बाद किस में आ जाएगी, वो डायोप्टर में। ठीक है, जो पावर ऑफ लेंस हो गई हमारी क्या होगी, डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस निकालने का तरीका ये है। अब देखो हमें सिंपल सी बात है, कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है, पावर फोकल लेंथ नहीं देता, वो क्या देता है, पावर दे देता है। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल में क्या देगा, पावर दे देगा, फोकल लेंथ नहीं देगा। ठीक है, यू की वैल्यू दे देगा, कह देगा वी की वैल्यू निकालो। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और हम पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा लेंस है हमारा। अगर मान लो पावर दे रखी है हमें पॉजिटिव, यानी 4 डायोप्टर दे रखी है, प्लस का 4 डायोप्टर, तो हमें पता लगाना कौन सा लेंस है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अगर मान लो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो वो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन वाला केस याद रखना कि किसके केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो एक तो बना के देख लेना किसका, कन्वेक्स का। ठीक है, कन्वेक्स का इन्फिनिटी वाला केस, जब इमेज कहाँ बन रही हो, फोकस के ऊपर। देखो इसकी फोकल लेंथ क्या है,
ग्राफ याद रखना, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। ग्राफ देखो ये वाला साइड क्या है, पॉजिटिव है, यानी जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ऑटोमेटिक याद रहेगा। उसके बाद देखो अगर नहीं भी याद रहे तो कन्वेक्स कनकेव लेंस का डायग्राम याद रखना, कौन सा, फोकल लेंथ वाला। देखो ये डाइवर्ज कर रहा था ना लाइट को, ऐसे लाइट को डाइवर्ज कर रहा था, इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। अब देखो ग्राफ में ये वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव, यानी इसकी पावर किस में आएगी, -4। तो कौन सा होगा, कनकेव लेंस। ठीक है, तो याद रखना जिसकी पावर पॉजिटिव वो कौन सा, कन्वेक्स लेंस, जिसकी पावर नेगेटिव वो कौन सा होगा, कनकेव लेंस। या फिर ये भी कह सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव वो कौन सा, कन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव वो कौन सा, कनकेव लेंस। तो कई बार न्यूमेरिकल में क्या करता है, फोकल लेंथ नहीं देता, डायरेक्ट वो क्या देता है, पावर देता है। पावर से ही फिर हमें उसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कौन सा लेंस है। उसके बाद ही तो हम साइन कन्वेंशन पुट करेंगे ना लेंस फॉर्मूले में। उसके बाद वो v की वैल्यू पूछे चाहे u की वैल्यू पूछे, हम वहाँ से निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज का हमारा लाइट का चैप्टर। हमने सिर्फ रिवाइज किया है लाइट का चैप्टर। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं लाइट के चैप्टर में, वो हमने रिवाइज करे हैं आज। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम इसके जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएंगे।